नमस्कार आप सभी को करंट अफेयर्स के अपने इस सेशन में एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ आप सबका स्वागत करता हूं और प्रयास कर रहा हूं कि अब आपके लिए करंट अफेयर्स का ये सेशन नियमित हो जाए। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि लगातार अब प्रयास है कि चीज़ें नियमित हो जाएं और उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सप्ताह के बाद से चीज़ें नियमित हो जाएंगी, क्योंकि इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी हैं जिसको लेकर कार्य चल रहे हैं। इस वजह से थोड़ी सी समस्याएं आती हैं टाइम मैनेजमेंट में, लेकिन आगे से कोई समस्या नहीं होगी। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप हमारे साथ करंट अफेयर सेशन में जुड़े हो तो कहीं और से भी आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चले सबसे पहला प्रश्न आज की करंट अफेयर्स का है। चलिए बताइए, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? कहने का मतलब है कि एक मंत्रालय की यहाँ पर बात हो रही है। और किस मंत्रालय की बात हो रही है? बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो आपको बताना है कि बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है इसके द्वारा बंदरगाहों के बारे में देश के आम नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है, आपको बताना है। और इस ऐप के माध्यम से यदि आप जाएंगे तो भारत के किसी भी बंदरगाह के बारे में संपूर्ण जानकारी आप कर सकते हैं। तो चलिए बताएं कौन सा सही जवाब है। पहला है मैरीटाइम पोर्ट ऐप, दूसरा है पोर्ट 24, तीसरा है माई पोर्ट ऐप और चौथा है पोर्ट एनी टाइम। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको बता दें इसका सही जवाब है माई पोर्ट ऐप, सी विकल्प सही उत्तर है। माई पोर्ट ऐप सी विकल्प सही उत्तर है। आपको बता दें कि यहाँ पे बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय की बात हुई है। आप जानते हो कि कुछ ही महीनों पूर्व पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मंत्रालयों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री कौन हैं। तो आपको बता दें इस मंत्रालय का प्रभार मिला है सर्बानंद सोनोवाल को, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल को यह आप दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्बानंद सोनोवाल इस विभाग के मंत्री हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि सर्बानंद सोनोवाल के पास एक और मंत्रालय है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय जिसके पहले मंत्री हुआ करते थे श्रीपद यसो नायक, वो भी प्रभार अब इनको मिल गया है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बात हो रही है बंदरगाहों की, तो आपको बताते हैं भारत में कुल 13 मेजर पोर्ट हैं। कितने हैं? 13। भारत में कुल 13 मेजर पोर्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 13वां पोर्ट बना था वो बना था बधावन बंदरगाह। और बधावन बंदरगाह कहाँ पर था? महाराष्ट्र में था बधावन पोर्ट, जो कि भारत का 13वां बंदरगाह बना था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो कुछ और पोर्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आता है गोपालपुर बंदरगाह। कौन सा? गोपालपुर बंदरगाह। आपको बता दें ये जो गोपालपुर बंदरगाह है ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि पहली बार भारतीय नौसेना का एक जहाज यहाँ पहुँचा था जिसका नाम था INS खंजर। तो याद रखना है, यदि पूछ लिया जाए कि किस पोर्ट पर पहली बार भारतीय नौसेना का जहाज हाल ही में पहुंचा था, तो उसका नाम है गोपालपुर बंदरगाह और यहां पर पहुंचा था INS खंजर। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उड़ीसा में एक और पोर्ट है जो आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है धामरा बंदरगाह। धामरा बंदरगाह ये भी आपको पड़ता है उड़ीसा में, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे पुराना पोर्ट है उसको बोलते हैं कोलकाता पोर्ट। ठीक है, और कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये भी आपको पता होना चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। साथ ही साथ आपको बता दें श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह या कोलकाता पोर्ट जो है ये 1870 से सेवा दे रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक शिपयार्ड कंपनी है जो भारत की सबसे पुरानी है, वो आपको बताना है कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी जहाज बनाने वाली, समुद्री जहाज बनाने वाली कंपनी कौन सी है? कौन सा डॉकयार्ड शिपयार्ड है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए आपसे प्रश्न है।
चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए बताएं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। चलिए आपके पास विकल्प हैं दीप कालरा, संजय कुमार, जय तीरथ राव या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक लिखी गई है, आपको बताना है। चलिए बताएं। देखो, पुस्तकों से संदर्भित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा जय तीरथ राव द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है गांधी की, तो गांधी जी के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता दें। गांधी जी से महात्मा गांधी कब हुए, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात कि महात्मा शब्द कब जुड़ा इनके नाम में, तो आपको बता दें इनके नाम में जो महात्मा शब्द जुड़ा, ये जुड़ा चंपारण सत्याग्रह से। किससे? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिहार में 3 कठिया पद्धति के खिलाफ ये आंदोलन था, आंदोलन नहीं कह सकते, सत्याग्रह था किसानों का, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आपको यह भी बता दें कि चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह है जहां पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस स्थान पर भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, तो आपको जवाब देना है चंपारण, क्योंकि चंपारण में ही सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अब एक शब्द राष्ट्रपिता, जो नया शब्द आ गया, यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपिता शब्द किसने संबोधन किया या किसने सर्वप्रथम कहा, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यह आपको पता होना चाहिए। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखना है, महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने, और सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा, यह आपको पता होना चाहिए। गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और असहयोग आंदोलन अभी हाल ही में चर्चा में था। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है चौरी चौरा, और चौरी चौरा में एक घटना हुई थी 4 फरवरी वर्ष 1922 को। क्या घटना हुई थी? चौरी चौरा में स्थानीय लोगों ने एक पुलिस थाने को जला दिया था, और उसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसलिए चौरी चौरा की घटना भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, आपको बताना है। आपको बता दें कि 4 विकल्प यहाँ पे दिख रहे होंगे, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। आपको बताना है कि कब ये मनाया गया। चलिए बताएं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रवासी पक्षी किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, हमारे आप कह सकते हो जैवमंडल के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए जागरूक करने का प्रयास है। तो आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार का थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। ठीक है, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, ये इस बार की थीम है। और आपको बता दें ये जो दिवस है ये वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। पहला मनाया जाता है मई माह में, ठीक है, दूसरा मनाया जाता है अक्टूबर माह में। और मई और अक्टूबर माह के द्वितीय शनिवार को यह मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अक्टूबर माह का द्वितीय शनिवार जिस दिन था उसी दिन ये मनाया गया है। चले आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में दून ड्रोन मेला आयोजित किया गया? चलें बताएं। दून ड्रोन मेला उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया? चले जवाब दीजिएगा। उत्तराखंड के किस जिले में दून ड्रोन मेला आयोजित किया गया? यहां पे 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे। पहला देहरादून, दूसरा पिथौरागढ़, तीसरा चमोली और चौथा है बागेश्वर। अब आपको बताना है कि कहां पर आयोजित किया गया।
आपको बता दें इसका आयोजन जो किया गया ये देहरादून में किया गया। कहाँ पर किया गया? देहरादून में इसका आयोजन किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर देहरादून में आयोजित किया गया, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड से संदर्भित कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, जब उत्तराखंड की बात आती है तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो है ये इसकी दो राजधानियां हैं। पहला है देहरादून, दूसरा है गैरसैंण, ये आपको पता होना चाहिए। दो मंडल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन कौन? पहला है कुमायूं, दूसरा है गढ़वाल। ठीक है, और जैसे ही हमने गढ़वाल नाम लिया, आपको बता दें एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट थी और गढ़वाल रेजिमेंट के नेतृत्व करता थे चंद्र सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नाम याद रखिएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं? क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो नाम है, ये नाम जुड़ता है पेशावर कांड से। पेशावर कांड क्या था? पेशावर कांड में अंग्रेजों ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन उस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और उन्होंने गोली चलाने से, निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के महानायक कहे जाते हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड का देहरादून जो है, यहाँ पर भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, याद रखिएगा, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन यहाँ पे खुला है। इसके साथ साथ भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है, ये माना नामक स्थान पर खुला है, और माना नामक स्थान पड़ता है चमोली जिला में। तो ये भी याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क चमोली में। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है माउंट बलबला। ठीक है, माउंट बलबला क्यों महत्वपूर्ण है? माउंट बलबला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसकी चढ़ाई की थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो सीमा है वो दो देशों से लगती है। कौन कौन से? पहला है चीन और आपका दूसरा है नेपाल। ठीक है, यदि हम बात करें कितने राज्यों से लगती है, तो दो राज्यों से। पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? कौन सा देश है जिसने एक बार फिर से परीक्षण किया है मिसाइल का? आपको बताना है। चार विकल्प आपके सामने हैं, उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान, जापान। किस देश ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण पनडुब्बी से किया है? आप जानते हैं यह देश अभी चर्चा में था क्योंकि इसी देश ने अभी कुछ दिनों पूर्व रेलगाड़ी से, जो रेलगाड़ी होती है उस तरह के इन्होंने डिजाइन कर रखा था अपना रॉकेट लॉन्चर, और उसके माध्यम से मिसाइल का प्रक्षेपण किया था, और वही देश है एक बार फिर से चर्चा में है। ठीक है, और रेलगाड़ी से, रेलवे ट्रैक से मिसाइल का परीक्षण करने वाला वह पहला देश बना था, क्योंकि इस तरह का अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, और ये बहुत ही आप कह सकते हो कि बेहतर तकनीक थी, क्योंकि रेलगाड़ी में छुपा कर कहीं से भी कहीं भी आप ले जा सकते हो, कोई उसको ट्रैक नहीं कर सकता है। जैसे भारत पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो उसको छुपा कर आप यहाँ से पंजाब तक ले जा सकते हो, जहाँ तक हमारी सीमा है वहाँ तक आप ले जा सकते हो, फिर वहाँ के माध्यम से आप आसानी से उसको लॉन्च कर सकते हो, तब तक कोई उसको ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इस देश की, और यह देश जो है ये है उत्तर कोरिया। ए विकल्प सही उत्तर है, ये आपको बताना है, उत्तर कोरिया इसका सही उत्तर है। अब बात हो रही है उत्तर कोरिया, तो आप जानते हो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अलग हैं, अलग अलग दो देश हैं, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया क्योंकि कोरिया प्रायद्वीप से आते हैं तो ये अलग होते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा के माध्यम से ये अलग होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली जो लाइन है वो है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। इसके साथ साथ आपको बता दें
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलग हुए थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये अलग हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत की एक कंपनी है L&T, लार्सन्स एंड टर्बो। ये जो L&T कंपनी है इसकी एक तोप बनाने की फैक्ट्री है, कहाँ पे? हजीरा में। ठीक है, और हजीरा में जो तोप बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ से अभी हाल ही में 100वां K9 वज्र-T होवित्जर तोप भारतीय सेना को सौंपी गई है। मतलब इस फैक्ट्री ने 100 K9 वज्र-T होवित्जर तोप भारतीय सेना को सौंप दिया है। तो आपको बता दें, ये जो कंपनी है L&T, क्योंकि इसके पास तो तकनीकी रही नहीं थी पहले होवित्जर तोप बनाने की, तो इसने तकनीकी कहाँ से लिया? इसने तकनीकी लिया था दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम है होनवा। ठीक है, होनवा डिफेंस से इसने तकनीकी ली थी, और होनवा डिफेंस और L&T का संयुक्त उपक्रम है जिसके द्वारा ये तोप बनाई गई है। आपको बता दें, यही तोप को दक्षिण कोरिया में जानते हैं K9 थंडर के नाम से। तो K9 थंडर का स्वदेशीकरण जो वर्जन है उसको हम बोलते हैं K9 वज्र-T होवित्जर तोप, और इसको हमने दक्षिण कोरिया से समझौता कर दक्षिण कोरिया से तकनीकी लेकर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनमें हम ज़्यादातर गलती कर बैठते हैं। चलो बताओ, चले जवाब दीजिएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अक्टूबर, 25 अप्रैल। विश्व सांख्यिकी दिवस, सबसे पहले आपको बता दें इस प्रश्न का सही जवाब है 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस को यूनाइटेड नेशन मनाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस में अंतर है, यही हम गलती कर बैठते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जून को एक व्यक्ति का जन्मदिन है जिनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, कहीं कहीं इनका नाम लिखा होता है PC महालनोबिस, लेकिन फुल फॉर्म इनका है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो थे, इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता था, और भारतीय सांख्यिकी के जनक के जन्म दिवस के अवसर पर हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये 29 जून 1893 को हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या विश्व सांख्यिकी दिवस की बात आती है तो 20 अक्टूबर हमें टिक करना है। थोड़ा सा मूलभूत जो अंतर है वो हमें ध्यान देने की, समझने की, उसको पकड़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, MCC इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानक आजीवन सदस्यता प्रदान की है? मानद आजीवन सदस्यता पूर्व में भी कई लोगों को मिल चुकी है, कई सारे भारतीयों को मिल चुकी है, लेकिन हाल ही में किसको मिली है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इनमें से किसको मिली है आपको बताना है। सबसे पहले आपको बता दें, ये लंदन स्थित एक संस्था है, MCC इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कि क्रिकेट के नियमों का संरक्षक है। इसको बोला जाता है कि ये जो संस्था है ये क्रिकेट के नियमों की संरक्षक है। तो क्रिकेट के नियमों की संरक्षक इस संस्था में किसको मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है आपको बताना है। इरफान पठान और श्रेयस गोपाल, जोआगल श्रीनाथ और हरभजन सिंह, दिनेश कार्तिक और कुलदीप यादव, मुरली विजय और शाहबाज नदीम। आपको बता दें इसका जो सही उत्तर है वो है जोआगल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। क्या सही उत्तर है?
इसका सही उत्तर है ज्वागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। इन दोनों लोगों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, ठीक है, जिसमें से हरभजन सिंह आप जानते हो भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। निम्न में से किस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलीलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो आप देख रहे होगे शब्द ये इंग्लिश में लिखे होते हैं, लेकिन क्या है कि जो फ़ॉन्ट होता है वो सपोर्ट नहीं करता है जब हम देते हैं, तो इसके कारण ये आ जाता है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो निम्न में से किस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलीलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपको बताना है। 4 नाम यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, बताएं। चलिए, किस देश से इन्होंने इस्तीफा दिया है आपको बताना है। आपको बता दें कि जलमय खलीलजाद ये अफगानिस्तान में यूएसए के राजदूत थे और अफगान शांत वार्ता में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आप कह सकते हैं कि इन्होंने अफगान शांत वार्ता में महती भूमिका निभाई थी। तो अफगानिस्तान से संदर्भित हैं। अफगानिस्तान की बात हो रही है तो आप जानते हो कि इनकी राजधानी है काबुल। इतनी तो बेसिक जानकारी आपको है। साथ ही साथ आपको बता दें अफगानिस्तान में एक स्थान है जिसको बामियान प्रांत भी बोलते हैं, बामियान नामक स्थान है। और बामियान जो है ये प्रसिद्ध है क्योंकि ये बौद्ध स्थल था, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल, और यहाँ पर चौथी और पाँचवीं शताब्दी की बौद्ध की मूर्ति बनी हुई है, जिसको कि तालिबान ने पिछले दिनों नष्ट किया था। लेकिन बाद में जब अफगानिस्तान में जनजीवन सामान्य हुआ था तो उसके लिए वैश्विक संस्थाओं ने मदद दिया और इनका पुनः निर्माण चल रहा था। तो बामियान जो प्रांत है, यदि पूछा जाए कहाँ पे है तो आपको बताना है अफगानिस्तान में है। यहाँ पे बात हो रही है बुद्ध की, तो आपको बता दें स्प्रिंग टेम्पल है जो बुद्ध से संबंधित है, स्प्रिंग टेम्पल। और स्प्रिंग टेम्पल जो है ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। कहाँ पर है ये? चीन में है। और आपको बता दें विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो आज की तिथि में है स्प्रिंग टेम्पल। पहली सबसे ऊंची कौन सी है? तो आपको बता दें स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत में देखने को मिलती है 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी प्रतिमा है और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है स्प्रिंग टेम्पल जो कि चीन में है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो बताएं। बर्लिन फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन आगामी कुछ दिनों में होने वाला है, तो उसमें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। चलें बताएं। किसे नियुक्त किया गया है? चलिए जवाब दीजिएगा। इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, यम नाइट श्यामलन, मृणाल सेन, गणेश जैन, किसको नियुक्त किया गया? चलें, इसका सही उत्तर है एम नाइट श्यामलन को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? चलिए बताइए, मेरा घर मेरे नाम योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बता दें मेरे घर मेरे नाम की ये जो योजना है इसके अंतर्गत है कि यदि कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, जो लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोग यदि ग्राम समाज की ज़मीन पर रह रहे हैं तो ग्राम समाज की जिस ज़मीन पर ये रह रहे हैं उस पर उनको स्वामित्व दे दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी क्या है कि जिस पर ये रह रहे हैं ग्राम समाज की जो ज़मीन है वो गैर कृषि भूमि होनी चाहिए। यदि कृषि भूमि होगा तो नहीं मिलेगा। गैर कृषि भूमि पर यदि ये रह रहे हैं और ग्राम समाज की ज़मीन है, लंबे समय से रह रहे हैं, तो इनको भूमि का अधिकार दे दिया जाएगा, भूमि का स्वामित्व दे दिया जाएगा। और ये शुरू किया है
चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है योजना? ये संबंधित है पंजाब से, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब पंजाब से संबंधित है तो आपको बता दें, पंजाब में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ हैं। पंजाब में कुल 6 आर्द्र भूमियाँ हैं। कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं? पहला है केशोपुर मियानी, दूसरा आपका है ब्यास संरक्षण रिजर्व, ठीक है। तीसरा आपका आता है नंगल बंद जीव अभयारण्य, अगला आपका आता है हरिके झील, अगला आपका आता है कंजली झील, कंजली, और अगला आता है रोपण वेटलैंड, ठीक है। तो कहने का मतलब है केशोपुर मियानी, ब्यास संरक्षण रिजर्व, नंगल वन्यजीव अभयारण्य, हरिके झील, कंजली और रोपण, ये 6 आर्द्र भूमियां हैं जो पंजाब से संदर्भित हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमियां हैं वो 7 उत्तर प्रदेश में है। मतलब आर्द्र भूमियों की सबसे ज़्यादा संख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियां हैं पंजाब में। आपको बता दें कि ये जो आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड की जो हम बात करते हैं, ये सारी की सारी जो आर्द्र भूमियाँ हैं ये रामसर साइट हैं। इनकी बात कर रहा हूँ, कितने रामसर साइट हैं, तो इनको रामसर स्थलों का दर्जा दिया गया है। रामसर स्थल क्या होते हैं? ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पर आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए एक समझौता किया गया था, और उसी के कारण इस समझौते को रामसर स्थल का नाम दिया गया, रामसर समझौते का नाम दिया गया, रामसर कन्वेंशन का नाम दिया गया, और उसी के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि आर्द्र भूमियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, इसको इग्नोर करिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है, आपको बताना है। चले बताएं। पल्लवी फौजदार, मीरा मोहंती, फातिमा बानो या कोमल पाटोलो? आपको बता दें इनका सही उत्तर है फातिमा बानो। फातिमा बानो कारगिल की रहने वाली हैं, कारगिल की पहली महिला हैं जिन्हें लद्दाख निवास प्रमाण पत्र मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। लद्दाख की यदि हम बात करते हैं, हम आज जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश हमारा बना है जम्मू कश्मीर से अलग होकर, और जम्मू कश्मीर बैंक भी था, और जम्मू कश्मीर जो बैंक था उसमें लद्दाख की जो हिस्सेदारी थी वो 8.23% थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि यहाँ पर रेवा नामक फ्री कोचिंग के लिए एक योजना चलाई जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। रेवा नामक एक योजना चलाई जा रही है, रेवा नामक एक योजना चलाई जा रही है फ्री कोचिंग के लिए। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन भी लेह में किया गया था। विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का, जो कि खादी का है, उसका उद्घाटन लेह में किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है थिक से मोनेस्ट्री। थिक से मोनेस्ट्री जो है, इसका प्रदर्शन 26 जनवरी के परेड में किया गया था। इतनी जानकारी आप लद्दाख के बारे में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक समझौता किया है? बताएं। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, किसके साथ मिलकर ये काम कर रही है, आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विश्व व्यापार संगठन, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ मिलकर आईसीसी यह कार्य कर रही है। आईसीसी जानते हैं आप, वर्ष 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, और ग्रेग बार्कले वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन हैं। आप जान रहे हैं T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, यूएई में चल रहा है, ओमान में चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस
आप जानते हैं विकासशील जो देश हैं उनमें 43% महिलाएं हैं जो कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने वाली इन्हीं महिलाओं को याद करने के लिए, इन्हीं महिलाओं की महत्ता को वैश्विक स्तर पर बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष इस दिवस को 15 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है? आपको बताना है, बताएं। हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है? आपको बताना है, चलें बताएं। देखो, ये परीक्षण किया है चीन ने। चीन ने किया है, आप जानते हैं चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेन मिनबी, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये आप जानते हो। आप जानते होंगे कि भारत की जो सीमा है वो चीन से भी लगती है। और आपके लिए होमवर्क है कि इंडिया और चाइना आपस में कितने किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं, साथ ही साथ भारत के कितने राज्य हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। जो लोग गंभीर हैं जवाब अवश्य दीजिएगा। और आपको बता दें कि चीन में विश्व का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम भी हाल ही में बना था। चीन का अपना अलग नेविगेशन सिस्टम है जिसको बोलते हैं बाइडू, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीन का अलग नेविगेशन सिस्टम है। और आपको बता दें इनका एक मार्स रोवर था जिसका नाम था झरोंग। क्या नाम था? झरोंग। और ये मार्स रोवर था जो कि मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और लगातार वर्तमान समय में यदि हम देखें तो भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। तो भारत और चीन के बीच तनाव होने के कारण चीन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चीन से संबंधित जो भी, चाहे कुछ भी विषय वस्तु आप देखते हो, लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ता है, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में फैक्ट इकट्ठा करें, क्योंकि चीन से संबंधित कुछ भी फैक्ट है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत के जो भी पड़ोसी आप कह सकते हैं देश हैं, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वर्तमान समय में चीन के साथ लगातार हमारे विवाद बढ़ रहे हैं और चीन हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और जैसे चीन महत्वपूर्ण हो जाता है उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये कुछ राज्य हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दबाव पड़ता है वो इन्हीं राज्यों में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सीमा रेखा हमारी विवादित है। तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए तथ्य यदि हों, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ तथ्य हों, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ चीन बहुत सारे वैश्विक गुटों में शामिल है, बहुत सारे संगठनों में शामिल है। तो जिन संगठनों में चीन शामिल है वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर चीन में है, चाहे चीन की राजधानी बीजिंग हो, चाहे चीन का शहर संघाई में हो। तो कहने का मतलब है ऐसे संगठनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी हाल ही में एक संगठन है जिसकी बैठक टाली गई थी पाकिस्तान के चलते, तो उस संगठन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नई जानकारी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले करंट अफेयर्स में मैं इन सब की बात डिटेल से करूंगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह से अपनी तैयारी को करते रहें।